Hi guys, hello, good morning all of you. I am Sonali. Welcome to Study Lover सोना. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. ठीक है, ये 1935 जो है वो एक्ट कब आया, क्यों आया और उस समय इसमें कितनी धाराएं थी, कितनी अनुसूचियां थी, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सुने होंगे यूनियन लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है. ये सब जो सूचियाँ आई है, लिस्ट आई, वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, कब आई है, इनको कौन लाया गया है. अब यहाँ पे जो वायसराय की शक्तियाँ थी, वो वायसराय की शक्तियाँ बढ़ती है या घटती है, ये सब देखेंगे. बहुत सारी ऐसी देसी रियासतें थी जो इसमें शामिल होने से इनकार कर दिए थे. ये सब को जो डिस्कस है करने वाले हैं और ये लेक्चर आज का बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि ये डिस्कस बड़ा ही शानदार रहने वाला है. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर. 1935 भारत शासन का अधिनियम जो है वो पूर्ण तरीके से भारत में पूर्ण सरकार का गठन किया था. पूरी तरीके से ये सरकार का गठन 1935 से होने लगी थी. आज जो अनुच्छेद बना गया है उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो 1935 का ही है. फॉर्मेशन ऑफ फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, पूरी तरीके से जो थी रिस्पॉन्सिबल वो भारत सरकार को बना दिया गया था. अखिल भारतीय संघ का भी निर्माण किया गया था. फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन फेडरेशन, इसमें तीन सूचियाँ थी इनमें, जो कि संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सूचियाँ जो है भारत में 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया था. और जितनी भी भारत में शक्तियाँ थी वो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में बांट दिया गया था. मैं आप लोगों को बताई थी ये भारत शासन अधिनियम 1919 में कि राज्य पे जो भी शक्तियाँ केंद्र का बना हुआ था वो यहाँ से शक्तियाँ कम होने लगी थी. आज भी राज्य के पास शक्तियाँ हैं लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है वो केंद्र सरकार का रहता है. एक दबदबा जो होता है केंद्र सरकार का होता है. अगर उसको कोई भी बिल पारित करना होता है राज्यसभा को तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, या फिर आप राज्य के विधानसभा में कोई बिल पारित करते हैं तो राज्यपाल उसको प्रेसिडेंट के पास पहले भेजते हैं. तो इस तरीके से राज्य में जितनी भी शक्तियां हैं वो राज्य में कम है, बट यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार को दिया गया है एक्ट बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, जो ये इसमें सारी शक्तियाँ हैं. अब इसमें देखते हैं कि देसी रियासत जो थी वो 1935 में ऐड होने के लिए इनकार कर दिए थे. इसके कुछ और भी विशेषताएं हैं वो हम लोग देखेंगे. दूसरी ये है कि संघ व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई. जो ये यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और राज्य सूची, संवर्ती सूची लाया तो गया था तीनों, बट ये संघ सूची जो थी 1935 अधिनियम के तहत कभी ये अस्तित्व में नहीं आई थी क्योंकि जो देसी रियासतें थी वो इनमें शामिल होने से इनकार कर दी थी. द फेडरल सिस्टम आल्सो डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज द प्रीसियसली स्टेट हैड रिफ्यूज टू ज्वाइन इट. और इसमें जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जो दलित महिलाएं थी, दलित जातियां थी, महिलाएं थी और मजदूर थी, उन सब के लिए अलग अलग निर्वाचन का व्यवस्था किया था. मैं आपको इसके पहले वाले क्लास में बताई थी कि सिख के लिए, मुस्लिम के लिए, ईसाई के लिए और यूरोपीय के निवासियों के लिए, सब के लिए अलग अलग निर्वाचन के लिए लाया गया था, विस्तारित किया गया था नियम. वो किस अधिनियम से लाया गया था? तो 1919 के अधिनियम से वो लाया गया था. मैं बार बार पीछे का मैं सब पूछती रहूँगी, आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि इससे डाउट्स क्लियर होता रहे. 1919 में जो है ये लाया गया था, जो सांप्रदायिक के आधार पर ही भारतीय ईसाइयों, अलग अलग भारतीयों के लिए, यूरोप के लिए निर्वाचन का सिद्धांत विस्तारित किया गया था. और जो आज हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो लैंड टैक्स है, राजस्व
जो हम लोग जमा करते हैं वो 1919 के तहत ही लाया गया था। और इसमें जो थी वो सीमित संख्या में लोग ही मताधिकार दिया करते थे। जो भी वोट वगैरह देते थे वो शिक्षित लोग ही देते थे, और जिनके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे उनको ये वोट देने का अधिकार था। लेकिन आज क्या है, 18 साल जिसका हो चुका है उनको वोट देने का अधिकार है। तो 18 साल का जो वोट देने का अधिकार लाया गया वो किस अधिनियम को संशोधित करके लाया गया और किस ईस्वी में लाया गया, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आगे चलते हैं। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। इस्टेब्लिश ऑफ द फेडरल कोर्ट इन 1937 में फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत देश की मुद्रा और साख को नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और किस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक को लाया गया था? तो जो हमारा देश का पैसा था वो कहाँ जाता, वो हम लोग कहाँ रखते? पैसा आ रहा है तो वो पैसा फिर जाएगा कहाँ? तो ये सब के लिए हमारे भारत में भी एक बैंक की ज़रूरत पड़ी थी। तो उस समय 1935 के अधिनियम के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था, निर्माण किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द कंट्रोल द कंट्री एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, यहाँ से ये लाया गया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? ऑप्शन में रहेगा 1919 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1909, तीसरा ऑप्शन 1905 और चौथा ऑप्शन है 1935। तो आपको टिक किस में करना है? तो टिक आप करेंगे 1935 में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1935 की बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। जो हमारे राज्य में एक तो विधानसभा होती है, दूसरा विधान परिषद होती है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो विधान परिषद को स्वीकार नहीं किया है। वो विधान परिषद वही ला सकता है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो, जो अपना खर्च मेंटेनेंस कर सकता हो, वो लाते हैं। वैसे विधान परिषद को लाने के लिए किसी भी राज्य को मजबूर नहीं किया जाएगा और ना ही उनके ऊपर कोई प्रेशर दिया जाएगा। राज्य जो है उन राज्यपाल की अपनी एक इच्छा होती है, वो अपनी इच्छा के अनुसार लाते हैं। और बिहार राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। बिहार राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और इसके 1935 की ऐसी कुछ विशेषताएं जो डिस्कस करेंगे। पहले ये है कि 1935 में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया गया था, जिसमें कि संघ विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त कर दिया गया था। जो सेंट्रल जो यूनियन लिस्ट बना हुआ है उसमें क्या करती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो राज्य सूची है यूनियन स्टेट लिस्ट जो है उसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन कुछ ऐसी बिल्स है, कुछ ऐसे कानून है जिसमें कि सेंट्रल भी बनाती है और प्लस स्टेट भी बनाती है, दोनों मिलके उसमें कानून बनाती है। लेकिन पूरी तरीके से समवर्ती सूची है उस पे दोनों बनाएगी। राज्य सूची में सिर्फ राज्य बनाती है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनाएगी ही, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनाता ही है, बट समवर्ती सूची में पूर्ण तरीके से स्टेट भी बनाएगी और केंद्र भी बनाती है। इसमें राज्य भी बनाती है और केंद्र भी बनाती है। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कि राज्य सूची और समवर्ती सूची और संघीय सूची ये कहाँ से लाया गया था, किस अधिनियम से लाया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि संघीय सूची किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था या लाया गया था, तो आप 1947, 1935, 1909, 1919 किस में टिक करेंगे? तो 1935 में टिक करना है। किस में करना है? 1935 में करना है। 1935 में 11 राज्य में से 6 जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था को एक्सेप्ट किए थे, जैसे कि बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम, ये सब में जो है द्विसदनीय व्यवस्था विधान परिषद और विधानसभा बनाया गया था। लेकिन बहुत ऐसे राज्य थे जिन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा
पारित किया गया था, परिषद को समाप्त कर दिया गया था। जो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित किया गया था परिषद को, वो समाप्त कर दिया गया था। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारी की टीम मिली हुई थी, वहाँ पे जो टीम मिली हुई थी वो इंग्लैंड का मिला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 के पॉइंट में देखते हैं, ये क्या किया था, ये मताधिकार का विस्तार किया गया था। ये मताधिकार का जो मत देने का अधिकार था, वो मताधिकार को विस्तार कर दिया गया था। पहले 1919 में देखा गया था, 1919 में देखे थे कि जो पढ़े लिखे थे, जो आरक्षित थे, जिनके पास पैसा था, जो धन में संपूर्ण थे, उनको वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब आते हैं यहाँ पे 1935 जो है, 1935 में जो है महिलाओं के लिए अलग से वोट देने का था, बना दिया गया था। दूसरा जो दलित जातियां थी उनको, जो मजदूर वर्ग थे, ये सबको अलग अलग निर्वाचन का व्यवस्था कर दिया गया था। एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का एक तरह से विस्तार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इसी के अंदर जो है कोर्ट का भी स्थापना किया गया था। और 1937 में संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। ये था आज का 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब नेक्स्ट चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय 1947 की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये 30 जून को, 1 मिनट गाइस, ये 30 जून को जो है, 30 जून को 1947 में ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने ही घोषणा किया था कि अब जो भारत है, जो इंडिया है, वहाँ से ब्रिटिश शासन जो है समाप्त कर दिया जाएगा। किसने घोषणा किए थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किए थे कि अब जो भारत पे ब्रिटिश का शासन किया गया है वो सब समाप्त हो जाएगा। जो सत्ता है वो पूरी तरीके से भारत के हाथ में सौंप दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है, जो मुस्लिम लीग थे, उन्होंने ये आंदोलन किया कि नहीं, भारत का विभाजन किया जाए, भारत को 2 भागों में बांटा जाए। तो एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान के में बट गया था। फिर 3 जून को ब्रिटिश सरकार ने ये पूरी तरीके से स्पष्ट किया था कि 1947 में जो गठित किया गया विधानसभा है, उसके द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्र पर लागू होगा जो स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब जो अपना भारत का संविधान को स्वीकार नहीं कर रहा था, उसके लिए अलग से क्षेत्र बनाया जाएगा। ये क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था। लेकिन उसी दिन जो है 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन जो थे, उन्होंने विभाजन का घोषणा किया था। उन्होंने क्या पेश किया था? उन्होंने ये पेश किया था कि अब विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश किया था। इसी को माउंटबेटन योजना कहा गया है। ये योजना जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। माउंटबेटन योजना जब आई थी तो वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाकर उसे फिर से लागू कर दिया गया था। ये इतनी सी बात थी 1947 भारत शासन अधिनियम 1947 का। बस इतना सा ही इसका स्टोरी है। लेकिन आगे जो है कुछ और भी इसकी विशेषताएं को जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो जितनी भी सत्ता जो थी वो भारत के हाथ में सौंप दिया गया था। द पावर वॉज हैंडेड ओवर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत विभाजन किया। मुस्लिम लीग्स एजिटेटेड हैंड पार्टीशंस ऑफ इंडिया। वायसराय ने लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन की योजना पेश किया था। द वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इंट्रोड्यूस्ड द प्लान ऑफ पार्टीशन। भारत ने ब्रिटिश राज्य समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया था? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज एंडेड एंड डिक्लेयर्ड एंड इंडिपेंडेंट एंड सोवेरेन नेशनल्स ऑन 15 अगस्त 1994। यहाँ से फिर वायसराय पद को भी समाप्त कर दिया गया था। जो
वायसराय थी, जो पहले हमारे भारत में वायसराय का जो पद था वो वायसराय पद को भी समाप्त कर दिया गया था। और वायसराय पद समाप्त करने के बाद यहाँ पे भारत के जो सचिव पद था वो भी समाप्त कर दिया गया था। और कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, थोड़ा सा और डीपली में जा कर के कुछ इसकी विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। 1947 का कुछ और थोड़ा सा विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता ये थी, भारत का जब दो देशों में विभाजन किया गया था, जब वो दो स्वतंत्र राज्य बन गया था, तब वो भारत और पाकिस्तान का सृजन कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान बना। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो था वो उससे अलग होकर के एक दोनों स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। भारत अलग राष्ट्र बना था और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया था। यहाँ से वायसराय पद जो है उसको समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पे दोनों डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। आज जो हमारे भारत में गवर्नर है वो हर राज्य में गवर्नर होते हैं। वो गवर्नर पद लाया कहाँ से गया था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा आया था। जो वायसराय थी उनका पद तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन गवर्नर जनरल का पद जो है वो समाप्त नहीं किया गया था। उनकी जगह पर गवर्नर जनरल का पद का शुरुआत किया गया था। इसकी नियुक्ति नए राष्ट्र कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन को ताज को करना था, लेकिन ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। आज हमारे देश में क्या ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण है? नहीं। हमारा जो है वो प्रधानमंत्री ही आज सब कुछ होते हैं। राष्ट्रपति जो वो तो एक एजेंट की तरह काम करता है। कोई भी भारत का संपत्ति खरीदना हो या बेचना हो वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है, लेकिन जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वही यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी जो नियुक्ति करते थे, गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति करते थे, वो राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पे किया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, जो भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन जो बने थे वो राज्य का अपना अपना संविधान था। देश में अपना अपना संविधान बनाने के लिए किसी भी देश का संविधान अपनाने का शक्ति था। ये 1947 जब लाया गया था तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि आप दोनों किसी भी देश से अब संविधान ले सकते हैं। तो संविधान लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी देश से संविधान उठाएं और भारत में रख दिए। संविधान को लिया गया और फिर हम इसको मॉडिफाई किया गया। हमारे भारत ने संविधान को लेकर मॉडिफाई किया था। ये नहीं किए थे कि संविधान लिए और ला के डायरेक्ट उसको रख दिए। तो भारत का अपना संविधान बना और पाकिस्तान का अपना संविधान बना। सभा को यह भी शक्ति दिया गया था कि ब्रिटिश कानून को समाप्त कर दे और अपना कानून बनाए। उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये भी था कि जो सभा थी उस सभा को जो है समाप्त कर दे, ठीक है, सभा को समाप्त कर दे और वो जो है अपना कानून अलग से बनाए। मतलब पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों अपना अपना अलग अलग कानून बनाया था। और यहाँ तक कि जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसको ये जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसको ये कैंसिल कर देने का भी अधिकार था। मतलब आप ब्रिटिश की जो भी कानून है, जो भी रूल अब तक जो भारत में चलता आया है, वो भारत को अधिकार दे दिया गया था, राइट दे दिया गया था कि ब्रिटिश कानून को आप समाप्त कर सकते हैं और आप अपना नया कानून, अपना खुद का कानून और किसी भी देश से चाहे तो आप ले सकते हैं। ये 1947 के तहत उनको कहा गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, दोनों डोमिनियन राज्य में जो संविधान सभा को यह भी शक्ति प्रदान कर दिया गया था कि संविधान का निर्माण और उसको संबंधित करने के लिए विधानसभा बना सकती है। मतलब पाकिस्तान में अपना विधानसभा है और हमारा भारत में अपना विधानसभा है। भारत के राज्य में विधानसभा होती है। वैसे भारत में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इन्हीं तीनों से मिलकर संसद बनता है। पूरी तरीके से जो है 15 अगस्त 1947 को भारत पर ब्रिटिश का जो राज्य था, एक अधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश संसद में ये पारित किया गया था कि दोनों डोमिनियन तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए मान्य नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब उन्होंने कहा था ब्रिटिश सरकार ने कि आप मतलब भारत और पाकिस्तान को तब तक नहीं डोमिनियन के लिए वो स्वतंत्र किया जाएगा जब तक कि दोनों अपना अपना कानून ना बना ले, क्योंकि उनका मेन जो था वो दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को वो स्वतंत्र करना चाह रहे थे, दोनों को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन देना चाह रहे थे, ठीक है। एक्चुअली ये भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होता। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने अपना स्कीम चलाया था जर्मनी से, मुझे नहीं लगता है कि वो भारत और पाकिस्तान अलग होने वाले थे। खैर इनमें कुछ पॉलिटिक्स
रीज़न भी रहे थे जिनके कारण अलग होना पड़ा था। वैसे ये अलग नहीं होता भारत पाकिस्तान, लेकिन आज भी पाकिस्तान चैन से तो रहता नहीं है। उसको मतलब कभी कभी दिमाग पे क्या चढ़ता है पता नहीं। वो हमेशा जो है, ये आपका इंडिया का मैप है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी। इसमें तो अब अच्छा तो थोड़ा सा बनेगा नहीं। ये जो है ये पीओके का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये जो है आपका, ये पीओके है। इसको जो है पाकिस्तान अपना मानता है और कहता है कि ये जो है ये हमारे हमारे क्षेत्र में, ये हमारे अधिकार में है। जब भारत में 370 हटाया गया था तो ऐसे ही वो बौखला गया था पाकिस्तान वाला। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। जो भारत में भारत सचिव था, जो भारत सचिव का जो पद था उसको भी ये समाप्त कर दिया गया था। समाप्त कर करके पूरी तरीके से जो शक्तियाँ थी वो राष्ट्रमंडल के मामले में राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया था। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि जो भारत का सचिव था, ये भारत का जो सचिव था, इसको इस पद को ये समाप्त कर दिया। ठीक है, भारत का जो सचिव था इस पद को समाप्त कर दिया गया था और इसकी इसकी जितनी भी शक्तियाँ थी, भारत सचिव की जितनी भी शक्तियाँ थी, वो शक्ति किसको स्थानांतरित कर दिया गया था, हैंड ओवर कर दिया गया था? वो राज्य सचिव को कर दिया गया था। जितनी भी शक्तियाँ थी वो राज्य सचिव को दे दिया गया था। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। अब यहाँ पे जो है पूरी तरीके से भारत में ब्रिटिश सरकार का जो अधिकार था वो ख़त्म हो गया और जो आदिवासी क्षेत्र थे उनके संबंध में भी समझौता कर लिया था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो आदिवासी के क्षेत्र में भी अपना हस्तक्षेप करके रखे थे। आदिवासी क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करके रखे थे, तो उन हस्तक्षेप को भी ब्रिटिश सरकार समाप्त कर दी और बोल दिए भारत को कि जाइए आप अपना समझौता कर लीजिए। तो भी भारत ने भी उनका समझौता कर लिया था और उनको अपने भारत में शामिल कर लिया गया था। आप देखते होंगे कि असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ये सब जो है वो एक अलग सा क्षेत्र है। वहाँ पे जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है नागरिक को। वो वहाँ पे जाने के लिए कार्ड बनाना पड़ता है, तभी आप जा सकते हैं वहाँ पे। मतलब बताया जाता है कि आप घूमने जा रहे हो, टूरिज्म के लिए जा रहे हो, ये किस चीज़ के लिए जा रहे हो, तो वो बताना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। भारतीय जो रियासत थी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था। दो भाग में स्वतंत्र हुआ था, एक भारत डोमिनियन, एक पाकिस्तान डोमिनियन। ये दोनों मिल करके चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है या तो फिर ये साथ रह सकती है, लेकिन कहाँ मंजूर था पाकिस्तान को कि वो साथ रह ले। उसको तो बस अपनी ही चाहिए थी, तो वो जो है अपना पाकिस्तान अलग से बनाया। पाकिस्तान अपना अलग से संविधान भी बना लिया और फिर भारत भी बना लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। 1947 का जो अधिनियम था ये एक नया संविधान बनाया था और प्रत्येक डोमिनियन में शासन को है अपना चलाने के लिए बना लिया था। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनका जो प्रांतीय सभा में सरकार चलाने के लिए व्यवस्था बनाया गया था। अब जो अपना हमारा भारत स्वतंत्र हो गया 1945 में। 15 अगस्त 1947 से यहाँ से पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार जो था, कंट्रोल जो था, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन अब भारत में महसूस होने लगा कि हमारे भारत में ये सब ख़त्म होने के बाद हमारे भारत को भी तो संविधान चाहिए। तो संविधान को कब लागू किया गया था ये मैं कल ही बताई थी। कब पारित किया गया था आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो संविधान सभा थी उसको पारित कब किया गया था और उसको स्वीकार कब किया गया था। ठीक है, तो 1946 में 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था, इसका गठन किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को 1950 को ये जो है संविधान सभा जो है अस्तित्व में आया था। कभी नहीं भूलेंगे आगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी ब्रिटिश शासक थी उसके विधायक को भी ये मताधिकार और स्वीकृति करने के अधिकार से वे वंचित कर दिया। मतलब जो ब्रिटिश का शासन चल रहा था हमारे देश पर, जो वो वोट देते मतलब मताधिकार जो करते थे, उनको भी ये स्वतंत्र कर दिया कि भारत में जिसको जैसी इच्छा है वो वोट दे सकता है, कर सकता है। और जो
ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल था हमारे भारत पर, वो भी धीरे धीरे मतलब पूरी तरीके से 1947 में समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था उस समय। अब जो है नहीं है। अब जो भी हमारा बिल आता है या कोई भी तरह का कानून आता है या मौलिक अधिकार को परिवर्तित करना होता है या फिर निर्वाचन में परिवर्तित करना होता है या फिर किसी गवर्नर के निर्वाचन में उसकी शक्ति को घटाना या बढ़ाना है, तो ये बहुमत के द्वारा लोकसभा में पारित किया जाता है। वैसे लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में से किसी भी आप में कहीं भी बिल पारित कर सकते हैं। अगर वो संसद का सदस्य है तो भी बिल पारित कर सकता है, अगर संसद का सदस्य नहीं है तो भी बिल पेश कर सकता है, तो उसको गैर सदस्य ही कहा गया है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ये जो है भारत में शाही उपाधि, जो भारत का सम्राट कहा गया था, उस शब्द को भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट में जब आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तब आर्टिकल्स 18 में जो है ये बताया गया है कि भारत में जो है वो आर्टिकल्स 80 में भारत का सम्राट आप नहीं किसी को बोल सकते हैं, किसी को राजा मतलब जो भारत का राजा होता है वो शब्द को ये समाप्त कर दिया गया था पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत में राज्य सचिव के द्वारा जो सिविल सेवा होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, उसकी नियुक्ति भी पूरी तरीके से कर दिया गया था। और पद में जो है यानी पोस्ट में जो आरक्षण होता है वो भी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। मतलब जो पोस्टिंग में दिया जाता था आरक्षण, उसको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और 15 अगस्त 1947 को फिर से जो द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था 1919 में समाप्त कर दिया गया था, वही फिर से यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को सिविल सेवा जो था उन कर्मचारियों को वही सुविधा दिया गया था जो उसको पहले प्राप्त था। मतलब अब 1947 से पूरी तरीके से सिविल सेवा जो है हमारे भारत में भी आ गया था। वैसे ये पहले ब्रिटिश लोग ने लाया था, ये ब्रिटिश लोग के लाया गया था सिविल सेवा। इंग्लैंड में इसकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से पहले भारतीय थे जो सिविल सेवा में चयन हुआ था उनका। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। 14 से 15 अगस्त 1947 में इसके मध्य रात्रि जो बीच की रात थी, उस रात्रि में भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था और पूरी शक्तियाँ जो थी वो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को दे दिया गया था। माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। वो जो माउंटबेटन थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और उनको शपथ कौन दिलाया था? माउंटबेटन ने दिलाए थे। फिर 1946 में संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? तो वो बना 1946 में 1946 में संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अब आप लोग ये बताएंगे कि जो संसद बना था वो कौन बनाए थे? दिल्ली में है ना संसद, तो संसद जो बनाए थे वो कौन बनाए थे? तो लुटियंस ने बनाया था। ठीक है। वो लुटियंस जो है उन्होंने ही बनाया था। और अभी न्यू भारत में नए संसद बनाने के लिए बिल भी लाया गया है, जो उसका शेप जो है वो ट्रायगोनल शेप है। और ये किस कंपनी बना रही है वो आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक रहने वाला है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।